हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं अमीक्यू सर। आज की हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड स्टडी हम लोग करेंगे। एंजियोस्पर्म अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, काफी क्वेश्चंस इसके नीट में कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। और कंसेप्ट बिल्डर कोर्स अपने आप में एक ऐसा डिजाइन कोर्स है जो हर बच्चे के काम आएगा, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम नीट की तैयारी कर रहा हो, या वो बेसिक बच्चा हो जो 10th क्लास से फाउंडेशन की स्टडी कर रहा हो। सबके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हमारी जो क्लास है वो एंजियोस्पर्म की एक ही क्लास नहीं होगी। ये एंजियोस्पर्म हम लोगों की क्लास 11 के सिलेबस में भी है, या नेट की स्टार्टिंग में टैक्सोनॉमी वाले पार्ट में भी है। यही एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट्स में भी काफी लंबा दे रखा है। यही क्लास 11 के सिलेबस में जहां पर मॉर्फोलॉजिकल सेक्शन है, जहां हम लोगों को स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स इनकी स्टडी दी गई है। तो वन बाय वन ये काफी लंबा पार्ट है। इसकी फर्स्ट पार्ट जो है इसकी टेक्सोनॉमिकल या सिंपल जो हम लोगों को दे रखा है नॉलेज के लिए है, जिससे काफी क्वेश्चन कवर होंगे हमारे निट में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म को। और इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है इसको हम लोगों को मालूम करना है। वो फर्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म होती क्या है। हर बच्चे के मन में एक सवाल आता है, माइंड में एक बात आती है, एंजियोस्पर्म होती क्या है। एक सिंपल सी बात अगर हम करते हैं तो क्या हम एंजियोस्पर्म को कहां कहां से हम इसको पकड़ सकते हैं कि ये प्लांट एंजियोस्पर्म होगा। सबसे बेसिक पार्ट को हम बात करते हैं। हमने फ्रूट देखा है, और फ्रूट किसके अंदर क्या देखे, सीड देखे हैं। ये हम जनरली देखते हैं, या हम कई फ्रूट को क्रश करते हैं, उन्हें खाते हैं तो उनके अंदर से सीड निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंदर सीड है, बाहर फ्रूट है। ऐसे सभी प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनका सीड कवर्ड होता है किससे, फ्रूट से। ठीक है, और बेग चलते हैं अपन लोग तो क्या होता है, इनमें ओव्यूल होता है। सीड से सीड बनता किससे, ओव्यूल से बनता है। और फ्रूट का जो पार्ट है वो किससे बनता है, वो ओवरी से बनता है। तो अपन अगर बैक में चलें तो सीड कवर किससे होता है, ओवरी से कवर होता है, एक आउटर शीट से कवर होता है। उस सीट का ओविल का आउटर कवर क्या है, जनरली हम देखेंगे तो ओविल का आउटर कवर जो है वो क्या है, ओवरी है। और ये ओव्यूल आगे के जाके क्या बना लेता है, ये ओव्यूल आगे जाकर सीड बना लेता है। और ओवरी आगे जाके क्या बना लेती है, ये बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। तो इस तरह से सीड के बाहर फ्रूट का होना, या ओव्यूल के बाहर किसका होना, ओवरी का होना, ये पहला सिम्टम्स है। यही मेन करेक्टर है, यही इंपोर्टेंट करेक्टर है जिससे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, हमने लिखा भी यही है कि एंजियोस्पर्म का मीन्स होता है, एंजियो मीन्स कवर्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, यानी ऐसे स्पर्मा, ऐसे सीड जो कवर्ड होते हैं। ठीक है, ओव्यूल इज कवर्ड विद ए वॉल और द सीड्स और आर इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट्स। आप ऐसे कह सकते हैं कि ओव्यूल कवर्ड बाय विद वॉल, जिसको हम लोग ओवरीवॉल कहते हैं। ठीक है, या द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। तो दोनों में से कोई सी भी एक बात कह सकते हैं, उसका मीन्स क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्या यही करेक्टर एंजियोस्पर्म को पहचानने का है, नहीं। हम एंजियोस्पर्म को और भी कई करेक्टर से पहचानते हैं, लीफ से पहचानते हैं। ठीक है, फ्लावर पैटर्न से पहचानते हैं, फ्लावर से पहचानते हैं। ठीक है, हम लोग उनके रूट से पहचानते हैं। तो काफी चीजें हैं जिससे हम लोगों को ये आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर टिके रहना है हम लोगों को। आगे जो टैक्सोनॉमिकल पार्ट देखेंगे उसमें और सीखेंगे बच्चों हम लोग। क्लियर, चलो अब आती है बात किसकी, कि यार डेफिनेशन क्या लिखना है। फ्लोइंग प्लांट्स इन विच पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। यानी एंजियोस्पर्म में होता क्या है, इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म में इसके साथ साथ फ्लोइंग प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन विच पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। तो पक्की सी बात है कि पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स कहां डेवलप होते हैं, फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं। तो फ्लोरिंग प्लांट्स में फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं, पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। और क्या कहानी है इसकी, ये हम लोग देखते ही जाएंगे। तो एक सिंपल सा अगर बच्चे के मन में आता है कि यार व्हाट इज एंजियोस्पर्म, तो देखिए यहाँ बीच में आप देखेंगे कि एम्ब्रियो होगा जो सीड के अंदर होगा, और ये सीड जो होगा किससे कवर होगा, बाहर फ्रूट से कवर होगा। ऐसे सभी प्लांट्स एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। ये एक जनरल सोच है। क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई जब भी हम बात करेंगे किसकी, कि किस तरह से ये प्लांट ग्रुप होता है, तो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से अंदर की तरफ जो होता है सीड होता है, और सीड कवर होता है किसी वॉल से, जस्ट लाइक फ्रूट। ठीक है, और सीड के अंदर भी अपन क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियो। तो सीड की जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो काफी कुछ चीजें समझ में हमको आएंगी। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग। अब एक जनरल बात आती है कि मिलते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है। तो वाइड रेंज है, हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको वाटर में मिल जाएंगे, ये आपको सॉइल टेरेस्ट्रियल लैंड में मिल जाएंगे, आप लोग को रॉकी एरियाज में मिल जाएंगे, ये काफी डेंस फॉरेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ये प्लांट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, छोटे छोटे से हर्ब्स, श्रब्स,
ट्रीज जो हम जानते हैं वो अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, तो ये वाइड रेंज के हैबिटेट्स हैं। अब इनकी हैबिट क्या होती है? हैबिट 3 होती है, या तो ये हर्ब्स होते हैं, या ये शर्ब्स होते हैं, या ट्री होते हैं। लेकिन होते कैसे? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स का नाम सुनते ही हमें एक वर्ड तो आता है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जनरली। ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए हमने एक वर्ड लिखा है ऑटोट्रॉफ्स। चलिए, अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, जिसे प्लांट बॉडी कहा जाता है, उसमें हम जनरली हर बच्चा जानता है कि एक पार्ट होता है रूट, एक पार्ट होता है स्टेम, एक पार्ट होता है लीफ और एक पार्ट होता है फ्लावर। हालांकि रूट स्टेम लीफ को जनरल कहा जाता है, हम फ्लावर को भी कवर करेंगे। हर बच्चा जानता है कि इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, एक रूट वाला पार्ट है, एक स्टेम वाला पार्ट है, या लीफ है और ये फ्लावर लग रहे हैं। एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। अगर रूट्स की बात की जाए तो रूट जनरली अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, और प्लांट को स्टेबल रखती है, वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए होती है, जिससे वाटर प्लांट्स के अंदर जाता है और उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये रूट का मेन फंक्शन है। टैप रूट और एडवेंटेज टाइप की 2 रूट्स हैं। जब रूट को स्पेशलाइज पढ़ेंगे हम, तो हम बतलाएंगे कि रूट्स में और क्या खास बात होती है। जनरली तो रूट्स रेडिकल से बनती है, ठीक है। अगर रेडिकल से बनती है तो वो टैप रूट है, जो रेडिकल बनाने वाला पार्ट होता है, जो कहाँ होता है? एम्ब्रियो के अंदर होता है। और उस एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है तो टैप रूट है। अगर वो पर्टिकुलर रेडिकल से ना बनकर किसी भी अदर पार्ट से बनती है तो वो एडवेंटेज रूट होती है, ठीक है। और बाकी कहानी बाद में। तो टैप रूट क्या मतलब क्या हो गया कि वो जनरली एम्ब्रियो के किस पार्ट से बनेगी? रेडिकल वाले पार्ट से उसका ओरिजिन होगा। और रेडिकल वाले पार्ट से ओरिजिन नहीं हुआ तो वो एडवेंटेज रूट होगी बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। स्टेम वाले पार्ट पर हम क्या ध्यान देंगे कि जो स्टेम होता है, पर्टिकुलरली स्टेम में क्या होता है? एक तो एरियल स्टेम होता है, जो जनरली हम जानते हैं, जो सोइल सरफेस होती है उसके ऊपर ये स्टेम मिलता है। काफी ट्रीज में बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें छोटा छोटा सा होता है, ठीक है। अगली बात हम लोगों को क्या ध्यान देनी है? कुछ सेमी एरियल होता है। सेमी एरियल का मतलब क्या होता है कि जो लैंड सरफेस है उसके थोड़ा तो से ऊपर होता है स्टेम, और थोड़ा अंदर होता है, यानी आधा जमीन के बाहर आधा जमीन के अंदर। और ऐसा नहीं कि आप नापेंगे कि भाई 3 फुट का स्टेम है तो 1.5 फुट अंदर होगा 1.5 फुट बाहर होगा। एवरेज वाला बात होती है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। तो सेमी एरियल होता है, यानी आधा एरियल में और आधा अंडरग्राउंड होता है। और एक ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड ही होते हैं। इनकी स्पेशलाइज स्टडी है, तब हम बात करेंगे, तब वो डीप जाएंगे। एक जनरल थॉट में हम बता रहे हैं कि क्या स्टेम में होता है। स्टेम किसे कहते हैं? जो प्लूम्यूल वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है। जनरली स्टेम कहां से ओरिजिनेट होता है? एम्ब्रियो के प्लूम्यूल वाले पार्ट से, ठीक है। अब आते हैं हम लीफ पर। लीफ कहां से निकलती है? लीफ हमेशा स्टेम के 2 पार्ट हमें देखें, नोड इंटरनोड। तो नोडल पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। हम जनरली कहते भी वैसे हैं कि नोडल पार्ट वे पार्ट होता है स्टेम का जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है। क्लियर? आगे की बात हम करें तो लीफ जो होती है वो सिंपल और कंपाउंड लीफ होती है। कैसे सिंपल नाम दिया जाता है, कैसे कंपाउंड किया जाता है, तो वो बात की बात है। लेकिन सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का एक मेन होता है कि पैटर्न होता है, ठीक है। जो उसका पर्टिकुलर लेमिना वाला पार्ट होता है, उस लेमिना वाले पार्ट की जब कटिंग हो जाती है तो उससे फ्लावर लेड बन जाते हैं, यानी फ्लावर के पार्ट्स, सॉरी लीफ के पार्ट बन जाते हैं, है ना। सॉरी मैंने फ्लावर बोला, लीफ लेट बन जाते हैं, है ना। तो लीफ का क्या होता है? लेमिना की कटिंग होती है, जिससे क्या हो जाता है? लीफ के हिस्से बन जाते हैं, जिनको लीफ लेट कहा जाता है। वो कंपाउंड लीफ में होता है। कैसे होता है? बात की बात है। और सिंपल, अच्छा मैं बात की बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि हम उसे आगे पढ़ेंगे। अभी हम उसको इतना डीप नहीं ले सकते क्योंकि एंजियोस्पर्म काफी लंबा पार्ट है। आपको कई चीजों में लग रहा है वो सर बात की बात क्यों बोल रहे हैं साहब? वो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ चीजों को हम आगे कवर करेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि अगर हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को यहाँ पर कितनी जगह पर हमको रोकना है वो जरूरी है, ताकि बच्चे को एंजियोस्पर्म की एक जनरल नॉलेज मिले और वो एंजियोस्पर्म को अपनी नॉलेज को बिल्ड करता जाए, ठीक है ना। तो हम बात की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब बात कभी होगी नहीं, वो बात होगी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट बात हम करते हैं फ्लावर की। फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम ये पार्ट होते हैं। थोड़ा सा आगे हम अभी इसी क्लास में इसको और भी एलिब्रेट कर लेंगे। तो जनरली आप लोगों को ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना जो मैंने लिखा है, हर्ब्स जनरली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे हाइट के होते हैं। शर्ब्स झाड़ी जैसे होते हैं, थोड़े से ऊंची हाइट के होते हैं। और ट्रीज तो आप जानते हो बड़े ऊंचे ऊंचे हाइट के होते हैं, ट्रंक उनका लंबा होता है, तना मोटा होता है, स्टेम मोटा होता है, ठीक है ना। रूट्स भी काफी गहराई तक जाती है। तो ट्रीज तो हम लोग जानते हैं। शर्ब्स थोड़े से, हर्ब्स सबसे छोटे हैं, जैसे पालक, मेथी, भिंडी, हम जो देखते हैं छोटे छोटे से, है ना, प्लांट्स होते हैं। शर्ब्स झाड़ियां होती है, बेर वगैरह जो आप जनरली देखते हो। ट्रीज जो होता है, जैसे आप बड़े बड़े प्लांट ट्रीज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आती है, इनकी हाइट भी ज्यादा होती है। तो इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि छोटी हाइट के हर्ब्स है, उनसे ज्यादा ऊंची हाइट के शर्ब्स हैं जो झाड़ी जैसे होते हैं, है ना। वो सबसे जो ऊंची हाइट वाले होते हैं ट्रीज होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग इनका स्टेम, रूट और लीफ भी मॉडिफाइड होता है हर्ब, शर्ब्स और ट्री के हिसाब से।
ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई बंदा पुदीना देखता है, कोई बंदा मान लीजिए पालक मेथी देखता है, तो समझ जाता है कि ये हर्ब्स है। कोई प्लांट गुड़हल को देख रहा है, हिबिस्कस को देख रहा है, कोई व्यक्ति झाड़ी बेर-वेर की झाड़ियाँ देख रहा है, तो समझ जाता है श्रब्स है। कोई प्लांट नीम को देख रहा है कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति मान लीजिए बंदा जो है वो बरगद को देख रहा है, पीपल को देख रहा है, ठीक है ना? या कोई बंदा मान लीजिए कि जो होता है पर्टिकुलरली सफेदा का प्लांट होता है, उसको देख रहा है, तो या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को देख रहा है, ऐसे काफ़ी ग्रुप्स है, ट्रीज़ में आ जाते हैं ये बेटा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हर्ब, श्रब्स और ट्री, ये 3 कैटेगरी हमें क्लियर होना चाहिए। और प्लांट बॉडी जो होती है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। गेमेटोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। एक बात ये ध्यान रखना है हमको। और ये फ्लोइंग प्लांट की फॉर्म में होती है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर ये मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, रूट टाइप, रूट एडवेंटियस, स्टेम एरियल, अंडरग्राउंड और सब एरियल। और जो लीफ होती है उसमें सिंपल कंपाउंड लीफ, बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो और इसको एलिब्रेट करेंगे। और फ्लावर के पार्ट होते हैं कैलिक्स, करोला, है ना? और उसके बाद होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सी एक प्लांट के अंदर क्या क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। और एक डायग्राम से हमको इस क्लियर भी हो रहा है कि नीचे वाला पार्ट रूट है, उसके बाद एक लंबा सा स्टेम है जो एरियल पार्ट है, उसके बाद लीव्स निकल रही है। और ये रेडेड क्या है? ये रेडेड पर्टिकुलरली फ्लावर वाला पार्ट, फ्रूट्स वाला पार्ट है, दैट्स ऑल। ठीक है, और यहीं पर जो ये कलियां वलियां हैं, ये क्या है? छोटी छोटी सी, ये जो थोड़ी कम कलर में देख रखी है, फ्लावर पार्ट है। और फ्लावर से क्या बन चुके हैं? फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है। फ्लावर का कलर दिया गया है, ये बिल्कुल इसमें व्हाइट कलर, जो आपको इस पिक्चर में साफ नहीं दिख रहा होगा। और ये रेड कलर के हैं, वो क्या है? फ्रूट्स वाला हिस्सा है। जनरली हम जानते भी हैं कि प्लांट में क्या होता है, एक रूट, स्टेम, लीफ होती है, उसके बाद कुछ फ्लावर लगते हैं, उन फ्लावर का डेवलपमेंट बाद में किस में हो जाता है? फ्रूट में हो जाता है, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पर कि भाई अगर हमारे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बनता है, जो जनरली बनती हैं, तो साइज रेंज से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज का जो एंजियोस्पर्म है वो वुल्फिया है ना? सबसे स्मॉलेस्ट साइज का अगर एंजियोस्पर्म देखा जाता है तो वो वुल्फिया है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइज जो एंजियोस्पर्म है, और टॉलेस्ट जो है सबसे लंबा, ये सफेदा कहलाता है, यूकलिप्टस। अगर देखना आप तो आपको ये मिलेगा, इसका ट्रंक जो तना होगा, स्टेम जो होगा, वो आपको व्हाइट व्हाइट होगा। ठीक है ना? कई लोग इसको चीड़ का प्लांट भी बोल जाते हैं। सफेदा वाला प्लांट होता है, यूकलिप्टस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में यूकलिप्टस का ध्यान रखेंगे, और वो जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट में ध्यान रखेंगे वुल्फिया का। ये जनरली आ सकता है, इसका स्पेशलाइज ध्यान रखना। चलिए, अब आता है कि भैया हम लोग जब किसी एंजियोस्पर्म को देखते हैं, जब किसी एंजियोस्पर्म की स्टडी करते हैं, तो एंजियोस्पर्म का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है जिससे हम पहचानते हैं कि भाई ये एंजियोस्पर्म है? वो फ्लावर पार्ट होता है। रूट, स्टेम, लीफ से के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, वो फ्लावर पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर में, जिससे हम एंजियोस्पर्म की पहचान कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि फ्लावर वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है मैक्सिमम कंडीशन में, ताकि पोलिनेशन में हेल्प मिल जाए, पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, और जिन प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, या वो अट्रैक्टिव नहीं होता, उसमें कलरफुल नहीं होता, उन प्लांट्स में क्या होता है, जनरली पोलिनेशन के अलग अलग वेज होते हैं, लेकिन वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करते। जनरली हम जानते भी हैं, जितना फ्लावर अट्रैक्टिव होगा, उससे क्या हम भी तो अट्रैक्ट होते ही हैं, और जो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह हैं उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात, एक नेक्टर होता है इस फ्लावर में, है ना? मकरंद वगैरह बोलते हैं, जो उसका रस चूसने के लिए क्या होता है, कीट वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह इसके पास अट्रैक्ट होते हैं। ये दो बड़े मेजर इफेक्ट होते हैं इसका फूल को, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि इंसेक्ट्स इनके पास आए। और जब इंसेक्ट इनके पास आएगा, तो आगे क्या होगा, पोलिनेशन में हेल्प मिलेगी, जिसे इंसेक्ट पोलिनेशन कहते हैं। वो कैसे मिलेगी, बात की बात है, लेकिन एक जनरल अपन जानते हैं, क्योंकि अपन बेसिक पढ़कर आए तो हमको मालूम है इतना तो होता है। उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब हमको फ्लावर में ध्यान रखना है कि तू दो तरह की वल है, एक एसेसरी वल है और एक कंपलसरी वल है। एसेसरी मतलब क्या होता है, फ्लावर में होता है, जरूरी ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई विशेष काम हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, ये होना है और ये होता है। और स्पेशलाइज में अगर बात करें, कंपलसरी इसका होना जरूरी है, इसके बिना फिर बेकार है कुछ भी। अगर एसेसरी रल है और इस जो अपन बोल रहे हैं कि जो कंपलसरी वो नहीं है, तो फिर वर्ल से कोई मतलब नहीं है। इसलिए एसेसरी हेल्पिंग है, कंपलसरी का होना जरूरी क्यों है, हम देखते हैं। एसेसरी जो वर्ल्स होते हैं उनमें कैलिक्स आता है और कोरोला आता है। कैलिक्स को जनरली आप देखोगे तो ग्रीन कलर का होगा, और बिल्कुल फ्लावर के नीचे नीचे वाला पार्ट जो होगा ये कैलिक्स होगा, जो अपन ने ग्रीन ग्रीन से शो कर रखा है, ये कैलिक्स वाला पार्ट है। ठीक है ना? अब कैलिक्स का हर एक मेंबर, देखो कैलिक्स क्या है, एक ग्रुप है ना? अगर हम फ्लावर देखते हैं उसके नीचे नीचे वाला जो हरा पार्ट होता है ना, जो अपने पंखुड़ी या जो पेटल्स होते हैं उनके नीचे होता है। ठीक है,
तो अपन क्या ध्यान रखते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन, वो जनरली वो क्या होता है, कैलिक्स होता है। और कैलिक्स क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप, सेपल का ग्रुप। ये अपन यूं कह सकते हैं कि कैलिक्स ग्रुप है जिसका हर एक मेंबर क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। या सेपल का ग्रुप क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। दोनों में से किसी तरह समझ लो। सपोज करो ये सारे सेपल्स हैं और इनका ग्रुप क्या कहलाता है, कैलिक्स। तो कैलिक्स का हर एक मेंबर को सेपल कहते हैं और इस सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। बात खत्म हो गई। सेपल जनरली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। इनका कलर जनरली ग्रीन होता है। ठीक है। अगर पेटल का कलर ग्रीन हो गया, जो जनरली होता नहीं, तो फिर वो क्या होगा, जो पेटल होंगे वो सेपल जैसे होंगे, सेपलोइड कहलाते हो। क्या कहलाते हैं बच्चों, सेपलोइड्स। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जनरली तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आते हैं हम लोग अगली बात पर कि सेपल्स एसेसरी रोल्स है, वल है। एसेसरी वल होने के साथ साथ क्या है, ग्रीन कलर के हैं। जो सेपल्स का ग्रुप है वो कैलिस कहलाता है, या कैलिस का हर एक मेंबर सेपल कहलाता है। ठीक है। ये हम लोगों को जनरली याद रहना चाहिए बच्चों। अब हम लोगों को कहाँ मिलेंगे फ्लावर में, फ्लावर में नीचे की तरफ मिलेंगे। ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है, ये नीचे वाला ग्रीन पार्ट वो क्या है, वो जनरली सेपल को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेपल के बाद आता है कोरोला। जनरली लोग इसको बोलते हैं पंखुड़ी, है ना। पंखुड़ी बोलते हैं कि फ्लावर में पंखुड़ियां होती हैं भैया। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, आप लोग दल बोलते हैं इसको। और हम लोग जनरली इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कि भैया कोरोला बोलते हैं। या फिर हम लोग इसके हर के मेंबर को पेटल बोलते हैं। पेटल बोलो, पंखुड़ी बोलो, दल बोलो, सब एक ही बात है। हिंदी के नाम है पंखुड़ियां, कॉमन नेम में। दल हम लोग जनरली हिंदी मीडियम वाले यूज करते हैं और हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं पेटल बोलते हैं। अब पेटल का मेंबर कोरोला कहलाता है, या ग्रुप्स, या कोरोला का प्रत्येक ग्रुप जो होता है, हर एक ग्रुप जो होता है, पर मेंबर जो होता है, उसे पेटल कहते हैं। तो हमसे बोला जाए कि ग्रुप ऑफ कोरोला, ग्रुप मेंबर ऑफ कोरोला जनरली इज नोन एज पेटल, या ग्रुप ऑफ पेटल इज जनरली नोन एज कोरोला। ये तो बात खत्म हो गई। ये जनरली ध्यान रखना कि जो पेटल होंगे वो ग्रीन कलर को छोड़कर अदर कलर से मिलेंगे। रेड मिलेंगे, येलो मिलेंगे, ऐसे अलग अलग कलर में मिलेंगे। व्हाइट भी मिल जाएंगे, है ना, पिंक भी मिल जाएंगे। जिससे हम कहते हैं कि फ्लावर का कलर जो है ना, जो हम बोलते हैं फ्लावर का कलर, असल में वो किसका कलर होता है, पेटल का कलर होता है। हमने इनको यहाँ कैसे बना दिया, यहाँ हमने इनको येलो बना दिया। 5 अलग अलग पेटल बना दी जिनका अपर पार्ट जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, ब्रॉड है। वो नीचे वाला पार्ट कैसा होता है इनका, थोड़ा सकरा सा है, नेरो सा है। ठीक है। इस तरह से दिखने में ये होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। ये अपन ने बात कर ही दी है। तो ये दो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये जो होता है कोरोला होता है। कोरोला में अंदर क्या होता है, नेक्टर होता है नीचे की तरफ। यहाँ यहाँ नीचे की तरफ नेक्टर होता है। इस नेक्टर में से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं कौन, इंसेक्ट्स। इसलिए वो फ्लावर के पास आते हैं। दूसरा, सॉरी, वाटर ले लेता हूं। दूसरा हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलरली हम बोल रहे हैं कि जो पेटल है, ये पेटल हमेशा कलरफुल होंगे। मैं पानी पीता हूं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए भाई। तो एक बात हमको ध्यान रखना है, कोई भी इंसेक्ट्स जब फ्लावर के पास आएगा तो उसकी दो वजह होंगी। एक तो उसका रीजन क्या होगा कि उसका कलर, कलर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। और दूसरी वजह क्या होती है बच्चों, दूसरी वजह होती है उस पेटल के साथ होने वाला नेक्टर, नीचे की तरफ मिलने वाला नेक्टर। नेक्टर की खुशबू, नेक्टर की जो खुशबू होती है वो अट्रैक्ट करती है किसको, इंसेक्ट्स को। वो इसको चूसने के लिए, इस नेक्टर को चूसने के लिए, तो सक करने के लिए कहाँ बैठते हैं इंसेक्ट्स, इसके फ्लावर बैठते हैं, फ्लावर के इस पेटल वाले पार्ट पर बैठते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है, हर आप बच्चे को याद रहना चाहिए कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो फ्लावर का कलर होता है, जिसको असल में किसका कलर होता है, पेटल का कलर होता है। और दूसरी बात, जो नेक्टर होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकरंद, वो मकरंद होता है। ठीक है। तो वो दो चीजों से क्या होता है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। बात खत्म हो गई। इन दोनों का हमको यूज समझ में आ गया। तो आपके मन में कैलिस का कोई प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ज्यादा कोई विशेष फंक्शन नहीं है, लेकिन कोरोला या पेटल का फंक्शन है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए अब आ जाते हैं हम कंपल्सरी वर्ब पर। कंपल्सरी वर्ब में हम लोगों के दो होते हैं, एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम। एक एंड्रोशियम, एक गाइनोशियम। एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन कहलाता है और गाइनोशियम का मेंबर कार्पल कहलाता है। फिर ध्यान रखिएगा, एंड्रोशियम के मेंबर को स्टेमन कहते हैं और गाइनोशियम के मेंबर को कार्पल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये मेल पार्ट होता है। ये असल में कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक है। अगर कहा जाए कि जो फ्लावर है, जो एंजियोस्पर्म है, उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बतलाइए, तो हम एंड्रोशियम बोलेंगे।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम गायनोशियम। एंड्रोशियम के मेंबर को स्टेमन कहा जाता है या स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहा जाता है। ऐसे गायनोशियम के मेंबर को कार्पल कहा जाता है या पिस्टल कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं हम पिस्टल, PISTIL, है ना। तो या फिर हम यूज करते हैं कार्पल वर्ड यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गायनोशियम का मेंबर कार्पल है या कार्पल का ग्रुप क्या है, गायनोशियम है। दैट्स ऑल। अब स्टेमन दिखने में कैसा होता है? स्टेमन में एक ऐसा फिलामेंट होता है और उसके ऊपर साइड में एंथर होता है, थोड़ा सा फुला हुआ स्टिक जैसा। तो नीचे तो फिलामेंट, ऊपर एंथर, और दोनों को जो कनेक्ट करता है उस पार्ट को यहां कहते हैं कनेक्टिव। लेकिन हमारी एनसीईआरटी इस कनेक्टिव को ज्यादा नहीं बोलती है, तो इसलिए मैं इस पार्ट को नहीं बोल रहा हूं। कभी भी पूछा जाए स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स, एक एंथर और एक फिलामेंट। कनेक्टिव को आप शामिल नहीं करेंगे, जनरली हमारी एनसीईआरटी ने इस कनेक्टिव को, है ना, ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है, इसलिए आप एंथर और फिलामेंट की बात करेंगे। अब एंथर में क्या स्पेशलिटी होती है, क्या है, थोड़ा सा आगे हम डील करेंगे उसको। फिलहाल हम एक जनरल थॉट देख लेते हैं। कार्पल दिखने में ऐसा होगा कि उसका एक अपर पार्ट होगा जिसे स्टिग्मा कहा जाएगा, उसके बाद वो लंबा सा होलो पार्ट होगा जिसे स्टेल कहा जाएगा, और नीचे जाकर वो गोल हो जाएगा जिसे क्या कहा जाएगा? ओवरी। तो कार्पल के 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो ओवरी वाला पार्ट होगा उसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे ओव्यूल। तो ये जो हमने बना रखे हैं डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ओव्यूल वाला पार्ट है बच्चों। क्या पार्ट है? ओव्यूल वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन। स्टेमन क्या क्या होते हैं? 2 पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। एंथर के बाद हम लोग जाए कार्पल। गाइनोशियम का मेंबर कार्पल या पिस्टल, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बच्चों क्या डेवलप होते हैं? ओव्यूल। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि उसमें क्या है। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। कैलिक्स के बारे में हमने काफी बात की। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल होता है, या इसका द मेंबर ऑफ द कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। दैट्स ऑल। कलर में ग्रीन होते हैं। सेपरेट होने पर इनको पॉलीसेपिलस कहा जाता है, और यूनिट यानी आपस में एक दूसरे के जुड़े होने पर, कनेक्ट होने पर इनको क्या कहा जाता है? गेमोसेपिलस। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीसेपिलस एंड गेमोसेपिलस 2 वर्ड्स अगर कभी यूज हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, अलग अलग हैं, तो गेमोसे पॉलीसेपिलस, और अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, तो इनको कहा जाएगा गेमोसेपिलस। ये 2 वर्ड्स का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत खास वर्ड है। आगे आता है पेटेलॉइड वर्ड यूज होता है। पेटेलॉइड का मतलब है कि सेपल पेटल की तरह कलरफुल है। जनरली सेपल ग्रीन होते हैं, लेकिन अगर वो ग्रीन के अदर अलग अलग कलर में मिल जाए तो आप क्या कहोगे कि यार, सामान्य लैंग्वेज में बोलोगे, जनरल लैंग्वेज में, कि यार ये सेपल्स है ना, पेटल जैसे हैं। इसके लिए हमारे पास टेक्निकल वर्ड है पेटेलॉइड, है ना, जहां कलरफुल सेपल्स होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कभी भी कैलिस के लिए इससे ऊपर याद नहीं करना है, इससे आगे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो इतना दिमाग का दही करने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कोरोला। अभी हमने कोरोला की बात की थी। द मेंबर्स ऑफ द कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स। बिल्कुल सही बात है। जो कोरोला का मेंबर्स होते हैं उनको पेटल कहते हैं। कलर कलर वेरीज करता है, इनमें अलग अलग कलर होते हैं। हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि ये अलग अलग कलर के होते हैं, तो उससे इनको क्या हेल्प मिलती है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगली बात, जो होते हैं पेटल फ्री होने पर कहलाते हैं पॉलीपेटलस, और पेटल्स जो होते हैं आपस में जुड़े होने पर कहलाते हैं गेमोपेटलस। ध्यान रखना, गेमो और पोली, पोली में आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री रहेंगे, और जो गेमोपेटलस है उसमें आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने पहली बात की थी कि हमने बना दिए हैं, इनका अपर पार्ट ब्रॉड बनाया है और लोअर पार्ट बिल्कुल एक नैरो नैरो तरह से कर दिया है, नीचे की तरफ कर दिया है, तो बिल्कुल नैरो पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह की वेरिएशन देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली कोई भी कोरोला ऐसा ही होगा। और हमने 2 बातें तो कर ही दी हैं कि कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, तो इंसेक्ट के अट्रैक्ट होने की 2 मेन रीजन होते हैं, और 2 मेन रीजन में हमने एक रीजन तो बतलाया है कि इस जो जो पेटल जो वाला पार्ट जो है हम लोगों का, पर्टिकुलरली वो पार्ट कैसा होता है? कलरफुल होता है। एक तो ये रीजन हो जाता है, ये कलरफुल होता है, और दूसरा रीजन हमने क्या बतलाया है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें नेक्टर होता है, जनरली नीचे की तरफ। कहां पर? यहाँ पर नेक्टर होता है, जिससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि जो एंड्रोशियम होता है वो क्या है। अभी हमने बतलाया था कि एंड्रोशियम असल में उसका मेंबर स्टेमन कहलाता है। एंड्रोशियम के मेंबर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। देखिए, अगर ये है फिलामेंट, तो ये इसका अपर पार्ट क्या है? एंथर है। अब एंथर पर आते हैं।
एंथर जो होता है, एंथर और स्टेमन को कनेक्ट करने वाला पार्ट फिलामेंट कनेक्टिव होता है या क्या होता है, कनेक्टिव होता है, दैट्स ऑल। अब कनेक्टिव जो होता है उसको क्या होता है कि जहां से ये फिलामेंट जाकर एंथर पे टच हो रहा है, यानी दोनों जुड़ रहे हैं, वो क्या है, कनेक्टिव है। अब मेन पार्ट पे आते हैं जो एंथर का पार्ट है। अब एंथर की जो पार्ट होता है, उस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एंथर के अंदर क्या होता है, अगर हम एंथर को देखें तो जनरली एंथर को अगर हम इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन ले लें, इसका इस तरह से कट कर लें, और जब इसको ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि एंथर में टू लोब्स हैं, ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब, टू लोब्स हैं। और हर लोब्स के साथ क्या है कि इस वाली लोब में दो ऐसे पोलन सेक होते हैं और इन लोब में भी दो पोलन सेक होते हैं। तो एंथर बाइलोब्ड होता है, टू लोब वाला होता है, और हर लोब में दो पोलन सेक होते हैं, ये फर्स्ट पोलन सेक और ये सेकंड पोलन सेक। ऐसे टोटल कितने पोलन सेक हो जाते हैं, फोर पोलन सेक हो जाते हैं। इन पोलन सेक के अंदर क्या डेवलप होता है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये सब हम एक क्लास आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट्स, उसमें सब देखने वाले हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया में हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन होती है इनकी, बस उससे हमारे एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा डेवलप हो जाएगा, तो हमारे कंपटीशन में जो आने वाले नीट में आने वाले क्वेश्चन जो है वो भी कवर हो जाएंगे। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो ये कंडीशन पोलन सेक की हो जाती है। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किससे होता है, एमएमसी हमने लिखा है, इस सेल से होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं इसको। ये डिप्लॉइड होती है, इससे क्या होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर बाद में क्या बनाते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन की फॉर्म में। ध्यान रखना, जो पोलन सेक होगा उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, उनमें डिवीजन होगा और डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनेंगे, और ये माइक्रोस्पोर किसके फॉर्म में आ जाएंगे, बाद में पोलन ग्रेन की फॉर्म में। तो एक छोटा सा आइडिया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन उनसे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्म डेवलप हो जाता है, पोलन ग्रेन का। एक जनरल थोड़ा ध्यान रखना। अब एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि एंथर जो बाइलोब्ड है उसके अंदर पोलन सेक है, और पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो यहां तक हम लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये पोलन ग्रेन आपके सामने आ जाता है। अब एक पोलन ग्रेन कैसा होता है, उस पर हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं। तो देखिए भाई, एक पोलन ग्रेन के अंदर, ये एक पोलन ग्रेन है, सबसे बाहर हमको उसके अंदर एक लेयर मिलती है जिसको एक्सिन कहते हैं। एक्सिन क्या होती है, ये पर्टिकुलरली रफ होती है, क्योंकि इस पे एक लेयर, एक केमिकल का डिपोजिशन होता है स्पोरोपोलेनिन, और ये स्पोरोपोलेनिन इसको रेजिड बनाता है, लंबे टाइम तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो कोई प्लांट का अगर अपन को पोलन ग्रेन मिलता है जो काफी पुराना साल का है, 2000 साल, 1500 साल, या 5000 साल, या 100 साल पुराना पोलन ग्रेन है, तो इतना टाइम तो बच कैसे गया। उसकी एक्सिन पर जो स्पोरोपोलेनिन की जो क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है, उस पर जो स्पोरोपोलेनिन जम रहा है, उसकी वजह से उसको वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसकी फॉसिल्स फॉर्म को बनाए रखता है। ठीक है। पोलन ग्रेन के कहीं कहीं पर क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। जहां स्पोरोपोलेनिन एक्सिन में एब्सेंट होता है उसे कहा जाता है पोलन पोर या जर्म पोर। पोलन पोर या जर्म पोर, एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, जर्म पोर। ठीक है। इसका एक अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अंदर की जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है, वो सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं प्रोटीन लिपिड की बनी होती है जनरली। तो इंटीन इसको कहा जाता है। ये स्मूथ लेयर होती है, इस पे इस तरह से कोई रफ वर्जन नहीं होता जैसे एक्सिन पर है। और अंदर की तरफ एक सिंपल सा न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है पोलन ग्रेन, तो ये न्यूक्लियस भी पोलन हैप्लॉइड होता है। इस तरह की कंडीशन हम लोगों को ध्यान रखनी है। पोलन ग्रेन की बाहर की एक्सिन मेम्ब्रेन होती है, रफ होती है, स्पोरोपोलेनिन की थिकनिंग होती है, कहीं कहीं स्पोरोपोलेनिन नहीं मिलता, वहां जर्म पोर होता है या पोलन पोर होता है। देखो अंदर की लेयर जो इंटीन होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, दैट्स ऑल। अंदर की तरफ आपको एक न्यूक्लियस मिलता है जो हैप्लॉइड नेचर का होता है। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ डेवलप होते हैं, एंथर पर, और फिर एंथर से रिलीज होने के बाद एयर के थ्रू या कोई इंसेक्ट के थ्रू, है ना, या किसी वाटर के थ्रू क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है, स्टिग्मा पार्ट होता है जनरली क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है, जो गाइनोशियम है, उसके पिस्टल या कार्पल का पहला पार्ट स्टिग्मा है, जो अभी बतलाया था हमने। स्टाइल दूसरा पार्ट है, और क्या होता है, ओवरी तीसरा पार्ट है, तो उसके स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। तो एंथर का
एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंच जाना कहलाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन ध्यान रखिएगा, और इस पोलिनेशन का अपना इंपॉर्टेंस है। ये अलग टाइप का होता है जो अभी हम लोग इसी स्लाइड में आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एंड्रोशियम, उसके अंदर स्टेमन, स्टेमन का पार्ट जो होता है एंथर फिलामेंट, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से डेवलप होता है अब मेल गेमिटोफाइट। अब देखिए ये पोलन ग्रेन जो होता है, यहाँ इस तरह से देखिएगा, ये पोलन ग्रेन आगे डेवलप होकर क्या बना लेता है, मेल गेमिटोफाइट। और मेल गेमिटोफाइट में देखिए आप, तो ये एंटीन, ये एक्सिन, और जहां पर जर्म पोर था, जहां पर पोलन पोर था, वहीं से एंटीन बाहर निकल गए। देखो ये ग्रीन कलर की एंटीन ली मैंने, और ये वहीं से बाहर निकलकर आ गई और एक ट्यूब बना ली। इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब की लेंथ कहाँ बढ़ती है, ये बढ़ती है, अपन एक बार बतलाया था कि जो गाइनोशियम होता है उसका मेंबर कार्पल या पिस्टल कहलाता है। उस कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, उस स्टाइल के अंदर जाती है। जितनी लंबी स्टाइल होगी उतनी ही अंदर पोलन ट्यूब उसके अंदर जाएगी। और कहां तक पहुंच जाएगी पोलन ट्यूब, जो ओवरी का पार्ट है उसके अंदर जो ओव्यूल है वहां तक पहुंच जाएगी। तो पोलन ट्यूब का काम क्या है, पोलन ट्यूब में इस न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट डेवलप होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। और ये पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ होता है, जहां पर ये जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये होता है स्टिग्मा पर, ठीक है। जो पहला पार्ट होता है किसी कार्पल या पिस्टल का स्टिग्मा, उस पर इनका जर्मिनेशन हो जाता है। वहां जर्मिनेशन होने के बाद ये पोलन ट्यूब बना लेते हैं। और पोलन ट्यूब क्या करती है, इन नॉन मोटाइल जो जो मेल गैमेट है, जो हैप्लोइड नेचर के हैं, तो दोनों नॉन मोटाइल मेल गैमेट को कहां तक पहुंचाना, ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचाना। क्योंकि ओव्यूल के अंदर हम बतलाएंगे, जैसे यहाँ मेल गैमेटोफाइट बना है, वैसे ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जहां पर फीमेल गैमेट होंगे जिसका नाम क्या है, एक सेल। वहां तक इन मेल गैमेट को पहुंचाना है। तो इसलिए क्योंकि क्या होता है, एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, तो इनको इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, फीमेल पार्ट तक, एक सेल तक पहुंचाया जाता है ओव्यूल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है, जिसकी पोलन ट्यूब में क्या होते हैं बच्चों, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलता जा रहा हूँ, और क्लास को मैं एक टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग खत्म भी करना चाह रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इतनी लंबी क्लास को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को कोशिश करता हूँ कि मैं 1 घंटे के आसपास उसके अंदर टाइम फ्रेम में बंद कर दूं या उससे कंप्लीट कर दूं। चलिए भाई, तो इस तरह से हम एंड्रोशियम के बारे में समझ गए कि एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन होता है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है कि बाइलोब्ड होता है ये, और 4 पोलन सेक होते हैं। इन पोलन सेक के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं जो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन जो होते हैं, इनके एक्सिन और एंटीन 2 लेयर्स होती है। एक्सिन का अपना फंक्शन होता है, स्पोरोपोलिन की वजह से इसकी क्या होती है, एक फोसिल्स वैल्यू होती है, और एक क्या होती है, रफ होती है। जहां जहां स्पोरोपोलिन नहीं होता वहां जर्म पोर होता है, और किसी एक जर्म पोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब बन जाती है। और इसके अंदर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, दैट्स ऑल। पोलन ट्यूब का फंक्शन होता है इन नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को कहां तक ले जाना, फीमेल के पार्ट के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल है उसके फीमेल गैमेटोफाइट तक इन मेल गैमेट्स को ले जाया जाएगा, दैट्स ऑल। अगली जो हमारी स्लाइड्स है उस पर हम ध्यान दें, तो अब गाइनोशियम पे बात करते हैं कि गाइनोशियम की नेचर क्या होती है। जो गाइनोशियम होता है, हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गाइनोशियम का जो मेंबर होता है वो कार्पल कहलाता है। इसको पिस्टल भी कह सकते हैं, PISTIL है ना, तो पिस्टल भी कह सकते हैं। अब कार्पल या पिस्टल जो होता है मेंबर ऑफ गाइनोशियम है, या ग्रुप ऑफ कार्पल क्या कहलाता है बच्चों, गाइनोशियम कहलाता है। किसी भी तरह से बोल दो आप, बात एक ही है। अब गाइनोशियम का मेंबर कार्पल या पिस्टल है, जिसके 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये अपर पार्ट स्टिग्मा होता है, नीचे वाला पार्ट स्टाइल होता है, और ये नीचे वाला पार्ट ओवरी होता है। अब स्टाइल जरूरी नहीं कि होलो हो, कई एलियम सीपा, प्याज वगैरह ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टाइल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज भरे होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ होता है, स्टिग्मा पर, वो पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर जाती है, तो बिल्कुल ड्रिलिंग करती जाती है। वो एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज, उसके थ्रू वो क्या करती है कि इस स्टाइल के जितने भी टिश्यूज है उनको फटाती जाती है, तोड़ती जाती है, जिससे पोलन ट्यूब या अंदर की तरफ क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है, और कहाँ पहुंच जाती है, इन ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है। क्लियर। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखें कि जो 3 पार्ट्स होते हैं कार्पल के, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टाइल बीच वाला होता है, और नीचे वाला गोल पार्ट क्या होता है, जो होता है वो ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या डेवलप होते हैं बच्चों, ये ओव्यूल डेवलप होते हैं।
इनका अलग अलग नंबर होता है, किसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, किसी ओवरी के अंदर 2 3 4 5 6 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम ध्यान दें कि अब ये ओव्यूल आगे डेवलप होकर क्या बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, जिनमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होंगे। कैसे होंगे वो हम बात की बात है, ये हम लोग बोलेंगे। तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जिसको जनरली हमको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। इस फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। और ये पोलीगोनम टाइप का बड़ा पॉपुलर है। कौन सा फीमेल गेमेटोफाइट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पोलीगोनम प्रकार का, पोलीगोनम टाइप का, जिसमें क्या होते हैं, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होती हैं। इसी का अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लें तो ये देखिए आप, ये इस तरह से नीचे ये पार्ट था, गाइनोशियम इसे कट किया, कट करने पर हमको अंदर की तरफ क्या मिलते हैं, ये पर्टिकुलरली ओव्यूल मिलता है। ओव्यूल का अगर डायग्राम को बाहर के देखें, इस डायग्राम को बाहर देखें तो क्या होता है, ओव्यूल में सबसे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ, ठीक है, यहां पर ये पर्टिकुलरली एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के बाहर, सबसे बाहर जो सेल्स होती है, ये बना रखी है, न्यूसेलस बोलते हैं इनको, ये एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोसेक होता है, सॉरी। तो एम्ब्रियोसेक के बाहर क्या होता है, न्यूसेलस। एम्ब्रियो मत बोलना, एम्ब्रियोसेक बोलना। एम्ब्रियो तो कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद। अभी तो क्या है, ये एम्ब्रियोसेक है। इसके बाद एम्ब्रियोसेक के बाहर आप चलोगे, ठीक है, तो ये सेल्स, इतनी भी सेल्स है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के बाहर आपको 2 लेयर्स मिलेंगी, 1 और 2, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, इंटीग्यूमेंट बोलते हैं इनको। इंटीग्यूमेंट जो होती है वो 2 लेयर्स होती है, फर्स्ट और सेकंड 2 लेयर्स होती है, ठीक है। अब आप देखिए जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो कंडीशन क्या है, इंटीग्यूमेंट्स में कंडीशन ये है कि 2 लेयर्स बना रही हैं, लेकिन ये लेयर यहां नहीं है, यहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं है। जहां इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बड़ा खास टॉपिक है, ध्यान रखना, ये माइक्रोपाइल। और ये पूरी तरह से ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। यहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये ओपनिंग ऑफ ओव्यूल है। देखो अब इंटीग्यूमेंट यहां भी नहीं बनाई गई है, जस्ट अपोजिट पार्ट पर, लेकिन यहां से कोई ओपनिंग नहीं है। इसको बोला जाता है चेलेजल एंड, ये पार्ट कहलाता है चेलेजल एंड। यहां पर क्या है, कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो हिस्सा है, ये ओपनिंग वाला एरिया है, ओव्यूल का ओपनिंग हिस्सा है, तो इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट पार्ट कौन सा होता है, चेलेजल पार्ट होता है। तो ओव्यूल के अंदर सबसे अंदर आपको एम्ब्रियोसेक मिलेगा, उसके बाहर की तरफ आप लोगों को इस तरह की न्यूसेलस सेल मिलेंगे, ठीक है ना। अंदर से बाहर चलते हैं हम, न्यूसेलस सेल मिलेंगे, और न्यूसेलस के बाहर आपको इंट्यूबेंट्स मिलेंगे जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। नीचे की तरफ जहां इंट्यूबेंट नहीं होगा, जहां ओपनिंग ऑफ ओव्यूल होगी, उसको माइक्रोपाइल कहा जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट पार्ट को चेलेजल पार्ट कहा जाएगा। अब क्या होता है, ये वेस्कुलर सप्लाई है जाइलम फिलोएम टिश्यूज की, इसको कोई स्पेशल मत समझना, है ना, कि भाई सप्लाई हो रही है प्लांट रूट्स उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, किसकी, मिनरल्स वगैरह की, वाटर वगैरह की, तो किससे होगी, इस वेस्कुलर सप्लाई से होगी। उसके बाद यहां देखेंगे आप, तो ये वाला पार्ट फिलामेंट है, फनिकल कहा जाता है ना। ओव्यूल का व्रंथ है, ओव्यूल का एक स्टॉक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ओव्यूल्स के साथ कनेक्ट है, तो इस पार्ट को कहा जाता है फनिकल। और जहां फनिकल और ओव्यूल कनेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है हाइलम। तो ये हिस्सा हाइलम कहलाता है, ये हिस्सा जहां पर क्या होता है, ये फनिकल वाला पार्ट इस ओव्यूल वाले पार्ट से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इसको हाइलम कहा जाता है। दैट्स ऑल। हमको इतना ध्यान रखना है कि एक ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है, सबसे अंदर एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक एट 7 सेल्स एट न्यूक्लियाई वाला होता है। ये सेल्स दिख भी रही होंगी आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जनरली इस वाले पार्ट में 2 होते हैं, हम इसकी बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम एक जनरल नॉलेज पे ध्यान रखें कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो 7 सेल्स है ना, उनमें सबसे ये जो माइक्रोपाइल के पास है, ये वाली सेल होती है एक सेल, जो फीमेल गैमेट बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, फीमेल गैमेट। इसके पास 2 जो सेल्स होती है, इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। इनको भी आगे भी देखेंगे हम, सिनर्जिड्स, ये सपोर्टिंग सेल्स होती है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ये वाला जो होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसको, है ना, इनको कहा जाता है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। एक सेल होती है, उसके अंदर 2 ऐसे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो बाद में फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन शुरू में क्या होता है कि 2 न्यूक्लियाई अलग से दिखते हैं। इसलिए हमने कहा कि 7 सेल और क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि यहां पर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए कंडीशन होती है। और दोनों न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी N+N। जनरली आप 2N कह सकते हैं,
या कह सकते हैं एन एन टाइप के 2 न्यूक्लियस होते हैं जो बाद में मिलकर क्या बना लेते हैं 2n न्यूक्लियस। शुरू में तो इसमें आपको 8 न्यूक्लियर दिखेंगे और 7 सेल। एक तो हो गई एक्सेल, दो हो गई सिनर्जिड्स, 3 एक हो गई आप लोगों को देखें सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, इसमें 2 सेल्स, इसको सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 सेल्स कौन सी है अपर साइड में जस्ट चेलेजल एंड के पास है ये वाली 3 सेल्स। ठीक है, इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल क्यों एंटीपोडल कहा जा रहा है? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देखना है। 3 प्लस 1 प्लस 3 7 सेल्स हो गई और जो बीच वाला सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर उसमें 2 न्यूक्लियस है उस सेल में। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये आपको ओव्यूल के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जनरली मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब होता क्या है बच्चों, अब ये होता है कि पोलिनेशन का इंसिडेंट होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जैसे खास होते हैं, सिंगेमी जैसी प्रोसेस होते हैं। पोलिनेशन का मीन्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जाना, वो क्या कहलाता है? पोलिनेशन। अगर ये वाटर के थ्रू हुआ है तो वाटर पोलिनेशन, ये एयर के थ्रू हुआ है तो एयर पोलिनेशन। ठीक है, ये अगर किसी इंसेक्ट के थ्रू हुआ है तो इंसेक्ट पोलिनेशन, किसी बैट के थ्रू हुआ है तो बैट पोलिनेशन, जैसा पोलिनेशन वैसे ही बात। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कंडीशन होती हैं, ऑटोगेमी, गैटिनोगेमी और जीनोगेमी। इसको हम और आगे जब क्लासेस लेंगे तो वो डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम एक जनरल थॉट डेवलप करते हैं इन तीनों के बारे में। ये मान लीजिए एक प्लांट है और ये उसके 2 फ्लावर हैं, ये फ्लावर 1 और ये फ्लावर 2। अगर कोई पोलिनेशन यानी स्टिग्मा एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना, ये प्रोसेस एक ही 1 फ्लावर के अंदर हो रहा है ना? ओनली 1 फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। लेकिन एक प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, यानी एक प्लांट का पोलन ग्रेन उसी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, यानी एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है ना? तो उसे कहा जाता है गैटिनोगेमी, बिटवीन 2 फ्लावर। लेकिन ये दोनों फ्लावर किसमें? एक ही प्लांट में है। ठीक है, इन ए वन प्लांट। तो ये प्रोसेस कहलाता है गैटिनोगेमी। और अगर 2 अलग अलग प्लांट्स में, ये प्लांट 1 ये उसका फ्लावर है, प्लांट 1 का, और ये प्लांट 2 ये उसका फ्लावर है। ठीक है, ये फ्लावर 1 और ये फ्लावर 2, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं। तो एक प्लांट का फ्लावर से क्या होता है? एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और दूसरे प्लांट के क्या हो जाएगा? जो है स्टिग्मा पर चला जाएगा। यानी बिटवीन 2 प्लांट्स के बीच में जब कोई पोलिनेशन होता है तो वो जीनोगेमी कहलाता है। तो जीनोगेमी किसके बीच में होती है? बिटवीन 2 प्लांट्स। और ऑटोगेमी और हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं गेटिनोगेमी, ये एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर होता है। तो एक ही प्लांट के अंदर होता है तो ऑटोगेमी और गेटिनोगेमी क्या होता है? नए करेक्टर नहीं लाती है। इसलिए जितना भी होता है सेल्फ पोलिनेशन की जो इंसिडेंट होता है वो खराब रहता है, नए करेक्टर्स नहीं आते। हाइब्रिडाइजेशन में, इन ब्रीडिंग में डिप्रेशन आता है। तो प्लांट कोशिश करता है कि उसके अंदर ऐसी करेक्टर्स आए जहां पर उसके अंदर क्या हो? जीनोगेमी मोटिवेट हो, बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्या हो? कि पोलिनेशन हो, जिससे क्या होता है कि न्यू करेक्टर्स आएंगे और नई रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जनरली प्लांट कोशिश करता है कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो, है ना? क्रॉस पोलिनेशन हो बिटवीन 2 प्लांट्स के बीच में, जिससे न्यू करेक्टरिस्टिक्स आ जाए। तो ये 3 आप पोलिनेशन के टाइप ध्यान रखना, ऑटोगेमी, गेटिनोगेमी एंड जीनोगेमी। अगर एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है तो ऑटोगेमी, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है तो गेटिनोगेमी, और 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में हो रहा है तो जीनोगेमी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के इंसिडेंट को समझने में कि भाई ये होता क्या है। क्लियर? अभी आप लोगों ने क्या किया था? अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले इस तरह से एक ओवरी बनाई थी, उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से 2 डिफरेंट डिफरेंट लेकर लेयर क्या बना दिया था? पर्टिकुलरली ओव्यूल बना दिया था। ओव्यूल के आगे का हिस्सा ओपन था और अंदर की तरफ क्या था? उसमें एम्ब्रियो सेक था। बाहर की तरफ क्या था? न्यूसेलस था। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन थी। अंदर वाले चीज को हम बाहर लाते हैं तो ये एम्ब्रियो सेक था।
इसमें 3 सेल्स क्या थी, एंटीपोडल सेल्स थी, ठीक है। 2 न्यूक्लियस वाली क्या थी, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई सेल, और ये सेल कौन थी, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब आगे की तरफ हमने क्या बनाई थी, 2 तो इस तरह की सेल बनाई थी, जिन्हें पर्टिकुलरली हमने क्या नाम दिया था, सिनर्जिड्स नाम दिया था, और इसके आगे एक सेल थी इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है, अब आप देखिए यहां पर काउंट कीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियाई कितने, एक एक एंटीपोडल सेल में एक एक न्यूक्लियाई है, एक सेल में एक न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स में एक एक न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 6 तो ये हो गए। अब इस सेल में 2 न्यूक्लियाई, तो कितने हो गए, 7 सेल हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 है, तो कितने हो गए, 8। इस टाइप के एम्ब्रियो सेक को कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक। अब वो एम्ब्रियो सेक यहाँ पर है। अब होता क्या है कि जो पोलन ट्यूब होती है, ऊपर की तरफ से पार्ट में पोलन ट्यूब ऊपर से आती है, टू मेल नॉन मोटाइल गैमेट्स को लेकर, और वो इस तरह से जनरली इस माइक्रोपाइल वाले हिस्से से अंदर पहुंचती है। जैसे वो अंदर पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर आप लोगों को 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। अब ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स क्या होगा, यहाँ की तरफ अंदर आएंगे, एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कहाँ पहुंच जाएगा, एक सेल के साथ फर्टिलाइज करने, है ना, तो एक सेल के साथ मिलेगा, यानी जो होता है मेल गैमेट और कौन मिलता है, पर्टिकुलरली एक सेल मिल जाती है। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें हेल्प करती हैं ये सिनर्जिड्स। बहुत लंबी कहानी चल जाती है, तो इतना लंबा नहीं गिरेगा आपको। ये फर्स्ट कंडीशन ये होती है। अब इस कंडीशन को जनरली हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनगेमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या हुआ, मेल गैमेट जो था इस पोलन ट्यूब में, और दूसरा कौन था, जो एक सेल थी, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। ये भी एन होती है हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड होती है, जिससे क्या हो जाता है, प्राइमरी एम्ब्रियो बन जाता है। और ये प्राइमरी एम्ब्रियो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। इसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगेमी कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अभी एक और मेल गैमेट है, इस पोलन ट्यूब से वो मेल गैमेट भी अंदर एम्ब्रियो साइट में रिलीज हो जाता है, और वो जाकर किससे मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल से मिलता है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल से जब वो मिलेगा, ठीक है, तो उससे पहले जैसे ही मेल गैमेट आएगा तो ये दोनों जो न्यूक्लियस है फ्यूज हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस भी एन है और ये भी एन है, तो एन प्लस एन क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल जो कैसी n प्लस एन मतलब 2n है, उसके साथ कौन फर्टिलाइज होता है, दूसरा मेल गैमेट होता है। अब और ये मेल गैमेट जनरली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो आप देख रहे हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल और हैप्लॉइड मेल गैमेट के बीच में सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको जनरली हम कहते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल और मेल गैमेट के बीच में। और इसमें क्या किसके बीच में हो रहा है फ्यूजन, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल और हैप्लॉइड मेल गैमेट के बीच में। इसलिए इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन होता है एक मेल गैमेट और 2 जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल की न्यूक्लिया के बीच में, तो ट्रिपल फ्यूजन एन प्लस 2n क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है या सेकंड फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, जब ये कंडीशन सेटअप हो जाती है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल 2n और मेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस ट्रिपल फ्यूजन का क्या निकलता है, प्राइमरी, ध्यान रखना बहुत खास क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ये न्यूक्लियस बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
एंडोस्पर्म में। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से और मेल गैमेट यानी 2n और n ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो 3n होता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में किस में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में। क्यों? क्योंकि ये जो मेल गैमेट और एक सेल से कौन बना है, कौन बना है, प्राइमरी एम्ब्रियो बना है। ये प्राइमरी एम्ब्रियो बाद में किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। तो इस एम्ब्रियो को ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म उसको पूरी सप्लाई करता है, फूड की पूरी उसको न्यूट्रिशन देता है। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन भी यही है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, किसको, एम्ब्रियो को। तब तक करता रहता है जब तक एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट ना हो जाए। तो सारी बातों को दोबारा रिवाइज करते हैं। कहां पर हुआ पोलिनेशन, वो हुआ स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पोलिनेशन से पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए, उन्होंने पोलन ट्यूब बना दिए, 2 मेल गैमेट्स को कहां भेज दिया, स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू। पहला मेल गैमेट ने किसको फर्टिलाइज किया, एक्सेल को, और उससे क्या हुआ, एन प्लस एन 2n एम्ब्रियो बन गया, प्राइमरी एम्ब्रियो सेल बने, देन एम्ब्रियो बन गया। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको सिनगेमी कहा जाता है। दूसरा मेल गैमेट क्या होता है, वो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल के पास या सेकेंड पोलर न्यूक्लियर के पास, और उनके साथ मिलकर मेल गैमेट क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है या सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन करता है। उसका रिजल्ट क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है 3n, जो बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है 3n में। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। चूंकि 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ सिंगेमी की फॉर्म में और दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ ट्रिपल फ्यूजन की फॉर्म में। इसलिए कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की इंसिडेंट होता है। क्वेश्चन आ जाए डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और किसके बीच में, एक्सेल के बीच में, जिसको सिनगेमी कहा जाता है, और इससे क्या बनता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है, मेल गैमेट और कौन होता है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल होती है 2n, और उनके बीच में बनता है फर्टिलाइजेशन से या ट्रिपल फ्यूजन से या सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से कौन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है 3n जो होता है, और उसके बाद वो एम्ब्रियो बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। तो इस तरह से एक एंडोस्पर्म सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से और प्राइमरी फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी से कौन बन जाता है, हम लोगों का एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म दोनों बन जाते हैं। ये सब डेवलप होते हैं किसके अंदर, बाहर अपन देख रहे हैं कि ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर डेवलप होते हैं। तो ओव्यूल अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेता है, सीड, और उस सीड के अंदर ये एम्ब्रियो होता है, और इस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एंडोस्पर्म होता है। ऐसे सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जहां पर पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, उसके बाद में एंडोस्पर्म बच जाता है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा डेवलपमेंट के दौरान काम में ले लेता है। जब तक सीड बनता है तब तक एंडोस्पर्म नहीं रहता, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। कि जिन सीड में एम्ब्रियो तो है लेकिन एंडोस्पर्म अब नहीं रहा, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। और जिन सीड्स में एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद भी एंडोस्पर्म रहता है, उनको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ओव्यूल में नीचे की तरफ जो बाहर की तरफ देखते हैं तो वो क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी बाद में क्या बना लेती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लूइड बना लेती है। तो हमारी डेफिनेशन भी ये होती है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनने वाली स्ट्रक्चर फ्लूइड कहलाती है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ओवरी कहलाती है, सॉरी सीड कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी के बीच में क्या डिफरेंसेस है ना, क्या वेरी करता है। तो हमने बताया अभी कि सिनगेमी होती है रेफर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट्स इन फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल मेन गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तो था एक्सेल और एक था मेल गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन रेफर टू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल यानी मेल गैमेट with the two polar nuclei during the double fertilization of angiosperm। बिल्कुल सही बात है। ए मेल गैमेट फ्यूज विद ए फीमेल गैमेट्स, ये जनरली हमको क्या क्या कहलाएगा, सिनगेमी कहलाएगा। ए मेल गैमेट फ्यूज विद द सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर सेल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। प्रोड्यूस द जाइगोट दैट डेवलप इनटू द ग्रुप। बिल्कुल फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। रिजल्ट इन डिप्लॉइड, बिल्कुल जो एम्ब्रियो बनता है वो डिप्लॉइड होता है, वो जो एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है सिनगेमी, इससे ट्रिपल फ्यूजन से। अब सिनगेमी में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर इन्वॉल्व। मेल गेमिट्स भी होता है और फीमेल गेमिट्स भी होता है, यानी रियल फर्टिलाइजेशन है जिसको हम सिनगेमी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओनली मेल गेमिट इन्वॉल्व होता है, फीमेल गेमिट यानी एक सेल इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए अलग होता है। जनरल फर्टिलाइजेशन कौन सा है, सिनगेमी है।
और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कौन सा है? ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा तेरा ध्यान रखना, ट्रिपल फ्यूजन से एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन जो जो होता है सिंगेमी, उससे जनरेटिव जो होता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उससे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो न्यू प्लांट को जनरेट करेगा। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कौन सा है? सिंगेमी। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म को बनाता है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को बनाता है, तो वो इसलिए है। अकर एनिमल्स एंड प्लांट सब में सिंगेमी होती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एंजियोस्पर्म में कौन होता है? ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना बच्चों। तो ये अपना काम काफी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक बात देख लें कि पूरी लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म की कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बच्चे को मालूम होना चाहिए। जो हमने पूरा पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं। समराइज करने पर ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर फ्लावर है, और फ्लावर में जनरली क्या हो रहा है कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एंथर वाला पार्ट को बतलाया गया है, और यहाँ जनरली हम लोग बता रहे हैं जनरेटिव सेल से पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को बतलाया गया है। तो किस तरह से कौन से पार्ट्स में क्या डेवलपमेंट होता है, ये इसका फ्लावर पार्ट है। और फ्लावर पार्ट में क्या हो रहा है कि एंथर से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप होकर क्या बना रही है? पोलन ग्रेन बना रही है। इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे ट्यूब सेल्स बन रही है, और धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब बन जाती है, जिसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जिनको स्पर्म कहा जाता है, या मेल गैमेट भी कहते हैं हम लोग, जो नॉन मोटाइल होते हैं। ऐसे ही फीमेल पार्ट जो होता है, ठीक है ना, उसका जो फीमेल पार्ट होता है, उस फीमेल पार्ट में क्या होता है पर्टिकुलरली, जो पिस्टल होता है या जो कार्पल होता है, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। इस तरह से इस मेगास्पर्म मदर सेल से क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सेक का। एम्ब्रियो सेक में वही बात कंडीशन हो जाती है कि टोटल 8 सेल होती है, 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियाई होती है, तो इस तरह से इसका पर्टिकुलर डेवलपमेंट करती है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन होता है, उनसे पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब क्या करती है? 2 मेल गैमेट्स को लेकर ओव्यूल के अंदर चली जाती है, माइक्रोपाइल से जनरली। माइक्रोपाइल में जाने के बाद अंदर से क्या होता है? एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है किसको? एक सेल को, दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है किसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल को या पोलर न्यूक्लियाई को। इससे क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? प्राइमरी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और दूसरी फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? एंडोस्पर्म बन जाता है। इस तरह से बाद में ओव्यूल सीड बना लेता है, और बाहर का जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है, और ये बाद में गिरता है जमीन पर, तो फ्रूट्स फट जाता है और सीड बाहर आ जाते हैं, और सीड जर्मिनेट करके वापस एक न्यू प्लांट बना देते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। एंजियोस्पर्म किस तरह की लाइफ साइकिल जीते हैं, क्या रूट स्टेम लीफ होती है ना, किस तरह की उनकी पूरी जर्नी होती है, तो ये उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट क्लास थी, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं अगला पार्ट लूंगा कि भाई डाइकोट और मोनोकोट्स प्लांट्स किस तरह के होते हैं, है ना, उनकी क्या कंडीशन होती है, फिर उनकी लाइफ साइकिल में अलग अलग कंडीशन होती है, हैप्लोइड होती है, डिप्लोइड होती है, हैप्लो डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड में कंडीशन कौन सी होती है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों। उम्मीद है कि इस क्लास की जितनी बेसिक्स हैं एंजियोस्पर्म के बारे में वो आपके कवर अप हुए होंगे। उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन रह गया है, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कमेंट बॉक्स के आंसर आपको में जो भी देंगे आप, उनके आंसर मैं आपको दे सकूं, और कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद के साथ आप इस कोर्स का फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड ही होगा। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड डे एंड गुड बाय।